हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज के बारे में अगर बात आती है तो सबसे पहले जो है हम इसका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं मीनिंग। मैं एक बार जो है देखिए, खनिज जो है ना, खनिज शब्द का अर्थ है खनि प्लस ज, यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है खान से उत्पन्न, यानी कि अंग्रेजी शब्द मिनरल से मिलता है, यानी कि माइन शब्द से संबंध रखता है। ठीक है, तो खनिज जो है ना, खनिज जो है एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा है खनिज। ठीक है, लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला, बॉक्साइट, ठीक है, नमक। भारत के अनेक क्षेत्रों में जो है खान से नमक निकाला जाता है। आप सभी को कहते हैं नमक भी जो है वो खनिज में ही आता है। ठीक है, तो खनिज ना, खनिज होने के लिए उस पदार्थ को कठोर और क्रिस्टलीय होना आवश्यक है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में ना खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना, यानी कि दैनिक ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अपने घर के प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं। देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि भूपर्पटी, यानी कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत में ना विभिन्न प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि चट्टानों पर निर्मित होती हैं और इन खनिजों का ना उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। ठीक है, तो खनिज जो है ना हमारे जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, लगभग हर चीज़ आप जो इस्तेमाल करते हो, आप एक छोटी सी सुई से लेकर देखिए एक बड़ी इमारत तक खनिजों का प्रयोग होता है। बड़ी जहाज़ों में खनिजों का प्रयोग होता है। ठीक है, बस, ट्रैक्टर, रेलवे, ट्रेन, सब में जो है खनिजों का निर्माण होता है। ठीक है, सड़क के जो पत्थर हैं, हमारे औजार, मशीनें, सभी खनिजों की बनी होती हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज, सभी खनिज से निर्मित हैं। ठीक है, तो धरती से ना प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा ये चालित होते हैं, यानी कि चलते हैं। और यहाँ तक कि ना भोजन में भी मिनरल्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो हमारे भोजन में भी मिनरल्स होना आवश्यक है, तो मिनरल्स के बिना जिंदगी नहीं बीत सकती है। ठीक है, तो मनुष्य ने ना विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिज का प्रयोग किया है। अब देखिए, जो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो ना, उस टूथपेस्ट में भी खनिज है, यानी कि खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। देखिए, दंत मंजन जो है ना आपके दांत साफ करते हैं, इसमें जो है कुछ अपघर्षक खनिज, जैसे कि देखिए सिलिका, चूना पत्थर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टूथपेस्ट में क्या क्या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिज की स्वच्छता में मदद करते हैं। ठीक है, फ्लोराइड जो होता है ना, उसमें जो दांतों को गलने से रोकता है, इसमें इसलिए फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है, जो कि ठीक है, फ्लोराइड किससे प्राप्त होता है? फ्लोराइड से। और अधिकतर दंत मंजनों ना जो है वो टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे बेसिकली टूथपेस्ट जो है वो वाइट दिखते हैं, तो उसमें जो है टिटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। तो अब आपको ये पता चल गया कि टिटेनियम ऑक्साइड किससे प्राप्त होता है? र्यूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेज नामक खनिज से प्राप्त होता है। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण है अभ्रक। और टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब जो है ना पेट्रोलियम से जो है प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। और ठीक है, ये चीज़ अब ये बताइए कि ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं। एज यूजुअल सी बात है कि ये जो है आग्नेय और अवसादी चट्टानों से पाए जाएंगे। आगे हम इनके बारे में डिटेल वे में स्टडी भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि जरा ध्यान से सोचें और बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं। तो बल्ब में जो है टंगस्टन होता है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट जो आप देखते होंगे बल्ब में ऐसे ऐसे तंतु लगे होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, वो टंगस्टन के बने होते हैं। तो टंगस्टन भी तो एक खनिज ही है ना। ठीक है, नाइक्रोम वगैरह होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सभी सजीव
वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। खनिज के बिना जो है जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। और हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का ना केवल 0.3% भाग ही खनिज है। और ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी है ना कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे भोज्य पदार्थ में मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के मिनरल्स होते हैं। अगर मैं आपको मैक्रो मिनरल के बारे में बात बताऊं, मैक्रो मिनरल के बारे में अगर बताऊं, तो उसमें होता है कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, सल्फर, क्लोराइड, ठीक है, ये सारे शामिल हैं। और जिन मिनरल्स का ना बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं माइक्रो मिनरल्स। अब माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये देखिए, हमारे जो है आयरन हो गए, ठीक है, आयरन हो गए, जिंक हो गए, और क्या हो गए, कॉपर हो गए, आयोडीन हो गए, ठीक है, फ्लोराइड हो गए, और क्या हो गए, कोबाल्ट और सेलेनियम, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये खनिज ही तो हैं, यानी कि इनके बिना ना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। और इसलिए हमारे भोज्य पदार्थों में मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, अब बात आती है खनिज क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि खनिजों का अध्ययन कौन करते हैं, भूवैज्ञानिक। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, यानी जिसको एक निश्चित आंतरिक संरचना है, ठीक है। खनिज प्रकृति में ना अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि आग्नेय में और जो है अवसादी कायांतरिक चट्टानों में भी जो है खनिज पाए जाते हैं। तो विविध प्रकार के, चाहे सबसे कठोर पदार्थ की बात कर लो, चाहे जब सबसे नरम चूने की बात कर लो, ठीक है, ये खनिज जो है विविध प्रकार के होते हैं और इन्हें हम आगे जो है स्टडी करेंगे। देखिए, आप चट्टानों के विषय में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चट्टान जो है ना खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं, यानी कि कुछ चट्टानों जैसे देखिए चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर जो है ना चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि क्या है ना कि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन क्या है ना कि अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है, ठीक है। यानी कि एक खनिज विशेष जो ना निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण जो है उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के परिणाम है। यानी कि इसके फलस्वरूप जो है खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने ना इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण किया है, ठीक है। देखिए, भूगोलविदों या फिर जो है भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन, भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु जो है खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक, यानी कि भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। तो भूगोलवेत्ता जो है ना वो खनिज संसाधनों के वितरण, खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु, खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं खनिजों का वर्गीकरण। बेसिकली खनिज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक है धात्विक, एक है अधात्विक और एक है ऊर्जा खनिज। धात्विक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है लौह धातु, एक अलौह धातु और एक बहुमूल्य खनिज। लौह धातु में जो है जो लोहे के बने होते हैं, एज यूजुअल सी बात है, जैसे कि देखिए लोहा हो गया, अयस्क हो गया, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट। अलौह जिसमें लोहे नहीं होते, यानी कि तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज कौन से हो गए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारे। अब आती है बात अधात्विक खनिज की, तो यानी कि जिसमें जो है ये लौह पदार्थ अलौह पदार्थ ना हो, अधात्विक, ठीक है। जैसे देखिए अभ्रक हो गए, खनिज हो गए, ठीक है, जिसमें धातुएं नहीं होती, यानी कि अधात्विक लिखा हुआ है ना, पोटास, सल्फर, चूनाश, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर। और ऊर्जा खनिज क्या हो गए, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं खनिजों की उपलब्धता में के बारे में, यानी कि खनिज पाए कहाँ जाते हैं। देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो खनिज जो है ना अयस्कों में पाए जाते हैं। तो किसी भी खनिज में ना अन्य अवयवों और तत्वों के मिश्रण या संचयन, तो मिश्रण और संचयन के लिए ना
अयस्क शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि खनन का ना आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। यानी कि खनिजों के खनन की सुविधा ना इसके निर्माण और संरचना पर निर्भर है। तो खनन जो है ना सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और जिनमें से ये खनिज पाए जाते हैं। देखिए खनिज प्रायः ना निम्न शैल समूह में पाए जाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको फिगर आउट करवा के बता पाऊं, देखिए ये बनाया मैंने, ये इसकी 3 परतें बना दी, ठीक है। अब ये है सेडिमेंट रॉक, सेडिमेंट रॉक, ठीक है। यहाँ मैग्मा है और इंटरनल में जो है आग्नेय चट्टान, इग्नियस कहते हैं इसे, ठीक है। और जो है बीच में कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये देख लीजिए। देखिए क्या है ना, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी की सतह के ना कठोर भाग को चट्टान कहते हैं और ये पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की ना मूलभूत इकाई है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं आपको बात बता देती हूँ आग्नेय चट्टान के बारे में। आग्नेय, ठीक है। आप ये मैं वैसे पिछली वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से सुन लो, ठीक है। आग्नेय चट्टानें ये क्या होती हैं? ये मैग्मा और लावा के जमने से बनती हैं। यानी कि मैंने जो आपको ऐसे स्ट्रक्चर बताया ना, यहाँ से लावा निकलता है तो ये जो है लावा निकल के जम जाता है, ठीक है। मैग्मा और लावा जम जाता है जिसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। जैसे देखिए ग्रेनाइट हो गए, ठीक है, बसाल्ट, डायोराइट, पैग्माइट, ठीक है, पैग्माटाइट। तो आग्नेय चट्टान ना ये परत रहित होते हैं, ठीक है, परत रहित होते हैं और बहुत कठोर होते हैं, ठीक है। जीवाश्म भी नहीं पाए जाते इसमें, यानी कि जीवाश्म रहित होते हैं। तो आर्थिक रूप से ना बहुत ही संपन्न चट्टान है ये, ठीक है। इसमें ना चुंबकीय लोहा, निकिल, शीशा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लैटिनम पाए जाते हैं। तो बेसाल्ट में ना लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अब आपको ये भी पता चल गया कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और पैग्माटाइट जो है ना झारखंड में पाया जाने वाला जो है अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए बैथोलिथ हो गए, स्टॉक हो गए, लेकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ये सारे जो है ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी, अवसादी क्या हो गई? ये जो है ना प्रकृति के कारकों द्वारा जो है निर्मित छोटी छोटी चट्टानें होती हैं। यानी कि छोटी छोटी चट्टानें होती हैं जो किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में ना रासायनिक प्रतिक्रिया जो है अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं और इसीलिए इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी चट्टानों को ही ना परतदार चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कई परतों में ठोस रूप में निर्मित होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारे जो हैं अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। अगर मैं इनके गुणों की बात करूँ तो ये परतदार होती हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, परतदार हुई। इसमें वनस्पति और जंतु जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आग्नेय चट्टान के बारे में हमने देखा था कि उसमें जीवाश्म नहीं होते, लेकिन अवसादी चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। और इन चट्टानों में ना लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और जो है क्या कहते हैं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। तो खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है खनिज तेल किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। तो अगर मैं बात करूं नदियों के रेफरेंस में तो दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी के जो बेसिन है ना ये जो है अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है इनमें, ठीक है। आगरा का किला अगर के बात करूं, दिल्ली के लाल किले की बात करूं तो बलुआ पत्थर का जो उपयोग हुआ है ना वो भी अवसादी चट्टान है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तीसरे प्रकार की चट्टान की अगर मैं बात करूं कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, ठीक है। ये चट्टान क्या है? ये ना ताप,
दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ है। यानी कि ताप, दाब और रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं ग्रेनाइट से जो है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट से नीस बनता है, वो हो जाता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, गैब्रो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से सिस्ट, बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। ठीक है, और इसी रेफरेंस में अगर अवसादी से कायांतरित चट्टान की बात करूं तो सेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, ठीक है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में ना खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों, विद्रोह में मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर चट्टान देखिए तो इनके दो चट्टानों के जोड़ों के बीच में, ठीक है, भ्रंशों के बीच में, विद्रोह के बीच में, खनिज की दरारों में, ठीक है, पाए जाते हैं। और छोटे जमाव और शिराओं के रूप में वृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। और इनका निर्माण भी ना अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे ना भूपृष्ठ की ओर जो है धकेल जाते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब ये लावा निकलता है ना, यहाँ से लावा निकलता है तो ये तरल रूप में लावा निकलता है और गैसीय अवस्था में, और जब ये सहारे जो है भूपृष्ठ पे यानी कि पृथ्वी के तल पे जाते हैं ना, तब जो है इनका अच्छा निर्माण होता है। ये चीज़ बताने का प्रयास हो रहा है। और ऊपर आते ही ठंडे होकर जम जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? खनिज का। ठीक है, तो मुख्य धात्विक खनिज जैसे देखिए जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, शीशा, इसी तरह की शिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। दूसरा, अनेक खनिज जो है वो अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों यानी कि परतों में पाए जाते हैं, जैसे कि इसीलिए कहा जाता है इसे परतदार चट्टान। और इनका निर्माण ना क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचयन और जमाव का जो है परिणाम है। यानी कि निक्षेप के रूप में जो निकलता है उसका जमाव हो जाता है, उसका संचय हो जाता है, तो उससे जो है परतदार चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। जैसे देखिए कोयला और कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्क का निर्माण जो है लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। ठीक है, यानी कि अवसादी चट्टानें जो है ना दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटाश, नमक, सोडियम सम्मिलित है। अब ये जो मैं आपको खनिज बता रही हूँ ना, ये आपको ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से खनिज अवसादी में आता है, कौन सा खनिज जो है आग्नेय में आता है, कौन सा कायांतरित में आता है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है गाइस, आपको बिल्कुल रिमाइंड करके रखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है, परतें नहीं होती हैं, बहुत कठोर चट्टान होती हैं। अवसादी में जस्ट इसका अपोजिट जीवाश्म पाया जाता है, परतदार होती हैं, रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनका निर्माण ना विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। इनका निर्माण कब होता है? शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप। अगला प्रोसेस क्या है, कैसे प्राप्त होता है? खनिजों के निर्माण की ना एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। अब अपघटन का मतलब क्या हुआ? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें तत्व जो है ना अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित होते हैं। अब जैसे देखिए जीवों में ये क्रिया जो है उनकी मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाती है, लेकिन ये चट्टानों में क्या है? अपघटन। चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और सूक्ष्म में जो है धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। यानी कि चट्टान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के ना अपरदन के पश्चात जो है अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं और बॉक्साइट का निर्माण जो है इसी प्रकार होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कैसे प्राप्त होते हैं। देखिए पहाड़ियों के आधार पर या फिर जो है घाटी तल की रेत में ना जलोढ़ जमाव यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसके जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं और ये निक्षेप जो है ना वो प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये जो निक्षेप है ना ये इसका सीधा सीधा मतलब है डिपॉजिट यानी कि इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं और इनमें प्राय ना ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। यानी कि इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन, प्लैटिनम ये सारे प्रमुख होते हैं। अब देखिए जल द्वारा घर्षित नहीं होते तभी तो आप जो है धात्विक वस्तुएं पहन सकते हैं, सोना, चांदी, ठीक है, तांबा। अब अगर ये जल से घर्षण करेंगे तो ये तो कुछ ही दिन में खराब हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कई सालों तक आप जो है
आभूषण पहनते हैं लेकिन इनका घर्षण नहीं होता है, ठीक है, ये वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, तो ये जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कैसे प्राप्त होते हैं? महासागरीय जल में भी ना विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से ना अधिकांश के व्यापक रूप विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य रूप से अगर मैं बात करूँ नमक की, मैग्नीशियम की, ब्रोमाइन की ना, तो ये बेसिकली समुद्री जल से ही तो प्राप्त होते हैं। तो ये जो है समुद्री जल से डिराइव्ड होते हैं, यानी कि प्रग्रहित होते हैं, ठीक है। तो महासागरीय तली में भी ना मैग्नीज जो है, मैग्नीज के नोड्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, ये धनी होते हैं, यही चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं, रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज जो हैं वो राष्ट्रीयकृत हैं, नेशनलाइज हैं, और इनका निष्कर्षण बिना सरकार की अनुमति के नहीं हो सकता है, यानी कि इनका निष्कर्षण जो है सरकार की अनुमति के पश्चात ही संभव है। लेकिन आप ये समझिए, उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र जो है ना, खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत और समुदायों को प्राप्त होता है। मेघालय में अगर मैं बात करूँ तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं जोवाई व चेरापूंजी में, तो चेरापूंजी में जो है ना कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में, लंबी संकीर्ण यानी कि देखिए बहुत लंबी और संकीर्ण, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है उसकी, संकीर्ण है, सुरंग के रूप में किया जाता है, और जिसे ना रैट होल खनन कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि रैट होल खनन क्या होता है, तो रैट होल खनन जो है एक लंबी संकीर्ण सुरंग के माध्यम से खनन करना, यानी कि जो है खनिजों को निकालना, ये होता है रैट होल खनन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ना इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और भी रोचक चीज़ें हम अगले वीडियो में लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। बहुत रोचक है गाइज ये। अपने देश में आप ये समझिए कि अपने देश को ना सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। बहुत सारी मतलब कच्चे माल की ना कमी नहीं है हमारे देश में, ठीक है, चाहे वो खनिज के रेफरेंस में हो, चाहे वो जीव जंतुओं के रेफरेंस में हो, चाहे वो सोने चांदी के रेफरेंस में हो, ठीक है। तो हर रेफरेंस में हमारा भारत जो है धनी है, बस उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आगे की वीडियो में हम और जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे। आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले गाइस, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।